सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो नया वर्ड है ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशन तो है, चैप्टर का नाम हो गया। शुरुआत में जब किसी को कुछ पता ही नहीं था ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, सब लोग यही यूजुअली मान के चलते थे कि हम अर्थ पर रहते हैं, हम जनरली चलते हैं और हम किसी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो इट विल कम, इट विल फॉल डाउन टू द कम बैक टू द अर्थ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरीथिंग कम टूवर्ड्स द अर्थ, कम टूवर्ड्स द अर्थ। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे आता है, यानी कि डाउनवर्ड्स टू द अर्थ आता है। ये क्यों होता है? तो पहले तो ग्रेविटेशन जो वर्ड है, ग्रेविटेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जहां ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ये ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी जनरल और बात कर लेता हूं। तो ये ग्रेविटी कहां से आती है ये समझना जरूरी है। तो हम बेटा एक यूनिवर्स में हैं, उसका एक हिस्सा है, एक अर्थ, एक प्लैनेट है जो उस यूनिवर्स में आता है। हमें मालूम है कि अर्थ पे ग्रेविटी है, लेकिन हम इमेजिन करके चलते हैं कि हमें नहीं पता कि अर्थ पर ग्रेविटी है। हम इन जनरली जी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, चीजें गिरती हुई देख रहे हैं, वापस गिरती हुई देख रहे हैं, ऊपर फेंक कर वापस नीचे गिरती हुई देख रहे हैं, हमें नहीं पता ग्रेविटी है। तो जब बिगिनिंग में इस बारे में बात की जाती थी तो आप इमेजिन करके देखो थोड़ा सा कि एक नेचुरल फिनोमेना है, ग्रेविटी एक नेचुरल फिनोमेना ही है। तो जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो इन जनरली हमारी नजर में नहीं आते, है ना। अपनी अपनी उसके लिए परसेप्शंस होती हैं लोगों की, तो अपने अपने परसेप्शंस हैं किसी चीज को देखने के, समझने के, कि हाँ भाई मैंने पत्थर ऊपर फेंका नीचे आ गया, अपनी परसेप्शन है। दे रहे थे लोग, पहले भी दी कईयों ने, लेकिन किसी ने किसी भी तरह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं की। तो पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि नेचुरली क्या हम अर्थ से दूर जाते हैं? नहीं, नेचुरली नहीं जाते। उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम नेचुरली अर्थ सरफेस पर आते हैं या टिके रहते हैं, या कोई चीज ऊपर जाती है तो वापस नेचुरली लौटकर आती है। तो ये नेचुरल फिनोमेना हुआ कि नहीं हुआ? तो एक नेचुरल फिनोमेनन क्या है? क्या बॉडी नेचुरली ऊपर जाएगी अर्थ सरफेस से? नहीं, लेकिन बॉडी नेचुरली अर्थ सरफेस पर लौट कर आएगी या अर्थ सरफेस पर ही रहेगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसलिए ग्रेविटेशन जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल फिनोमेना होगा। ठीक बात है। तो पहले जब इसके बारे में किसी से बातचीत की गई होगी, क्योंकि कई लोगों ने इस पर अपने अपने राय दी होंगी, बातचीत की होगी, पर स्पेशली वो कहना चाहिए कि साइंटिफिक वे में उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, एनालाइज नहीं किया गया। तो बताया जाता है कि ऐसा आइजैक न्यूटन साहब, जिनका नाम सब लोग जानते हैं, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटी को महसूस किया साइंटिफिक वे में। महसूस तो कईयों ने किया, पर न्यूटन साहब ने साइंटिफिक वे में महसूस किया। और इसकी जनरल थ्योरीज जो हैं वो भी आपने सुनी होंगी, थ्योरीज के बारे में, कि भाई वो एक पेड़ के एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से एप्पल नीचे गिरा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सेब नीचे कैसे गिर गया। कई थ्योरीज में आप देखते हैं कि वो सेब उनके सर पे आके गिरा तो खोपड़ी चली, तो फिर पता चला कि ये नीचे क्यों गिरा। अब उससे पहले भी कईयों ने सेब को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, किसी पत्थर को ऊपर फेंका उसको वापस नीचे आते हुए देखा। इनफैक्ट जो बारिश का पानी है वो नीचे आता है और उसके बाद में टकराता है और सरफेस से कुछ ड्रॉप ऊपर जाती हैं, फिर नीचे वापस आ जाती हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा। अब कुछ चीजों को इमेजिन करना है, मन में इमेजिन करना है। आपके मन से, आपके माइंड से अच्छा कोई कंप्यूटर नहीं है। तो इमेजिनेशन आप लोगों को करनी है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, जो मैं बताता जाऊंगा। ओके, तो अब
ये सारी चीजें पहले से हो रही थी, पर किसी ने उतने ध्यान से उसको ऑब्जर्व नहीं किया। न्यूटन ने देखा कि यार ये एप्पल जो है ऊपर टंगा हुआ था, अच्छा वाला, अचानक उनका ध्यान गया। कुछ थ्योरीज में कहते हैं नीचे गिरा, कुछ थ्योरीज में कहते हैं कि सर पे लगा। मैं सर पे लगी हुई थ्योरी को थोड़ा ज्यादा मान लेता हूं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करते हैं साइंटिस्ट लोग थोड़े से, तो जब आसपास कोई चीज गिर रही होगी उतना ध्यान नहीं गया होगा, सर पे गिरी होगी तो थोड़ा ज्यादा ध्यान गया होगा। ये मानने वाली बातें हैं। ये हमारा लेकिन इस टॉपिक से इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। बस ये है कि इतना समझ में आया कि ग्रेविटी की बात की गई। न्यूटन ने एक्चुअली इससे पहले भी कई लोगों ने उसको बताया था, लेकिन कई जैसे कि मान लीजिए कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, केपलर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि जो अर्थ है, पहले लोगों ने, कई साइंटिस्टों ने बोला कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का एक सेंटर है, सेंटर पे होता है अर्थ, और बाकी सब चीजें आसपास होती हैं। बाद में ये चीज गलत हो गई, वो बोला कि नहीं, सेंटर पे नहीं है साहब, अर्थ जो है एक ऑर्बिट में अपने ट्रेवल करता है, और सन का जो है पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली उससे डिस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। ये ऐसे बताया। तो ऐसी सब चीजें, बहुत सारी चीजें, बातें चलती रही। ग्रेविटी को समझने के लिए न्यूटन ने देखा कि यार ये एप्पल ऊपर से नीचे आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो बॉडी को या ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर उसने क्या किया, दोबारा कई चीजों को ऐसे ऊपर फेंक के देखा, फिर कई बार ऐसे प्रोसेस किया, कईयों को ऐसे जमीन पर फेंका, बाउंस बैक किया, फिर वापस नीचे आया ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें करते गए। उसके बाद में ये डिस्कशन करने के बाद में निष्कर्ष निकला, जब उन्होंने शुरू में किसी से बात की तो उन्होंने कहा यार ये तो होता ही है, कैसी बातों की बातें कर रहे हो, फोर्स कहां से आ गया, हम तो चल पा रहे हैं, अगर फोर्स है तो हम कैसे चल पा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी बहुत सारी हुई। तो बाद में पता चला, जब उन्होंने और स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया, तो धीरे धीरे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की बात उनके सामने आई कि हाँ भाई, देयर इज अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये पहले पता चला कि अर्थ के सरफेस पर एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक चीज और यहां पे समझने वाली है कि जो ग्रेविटी है बेटा, वो वीक फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं? ग्रेविटी को मैं कहूंगा वीक फोर्स। जबकि आप देखिए कि पूरी दुनिया, जो मेरा मतलब मैं अर्थ की खासतौर पे बात कर रहा हूं, कि हमारा जो लाइफ है वो ग्रेविटी से कितना ज्यादा रिलेटेड है, कि उस ये कहूं कितना डिपेंडेड है ना। ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ की सही पोजीशन है, ग्रेविटी की वजह से ही सन और हमारे अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, प्रॉपर जितनी हमें सन हीट एनर्जी चाहिए वो हमें मिल पाती है, बहुत सारी चीजें। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं कि अगर ग्रेविटी नहीं हो गई तो फिर पानी टिकेगा ही नहीं, कोई चीजें रुकेंगी ही नहीं, तो वो सब वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि नेचर का कितना पावरफुल है ये नेचर, कि किसी चीज को किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है इतने बड़े लेवल पे, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, सोचो। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीक फोर्स भी है। वीक फोर्स क्यों है? अगर ये वीक फोर्स नहीं होता तो ये पेन जो है मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूं, अब ये पेन मेरे हाथ में है, क्या इस पेन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। लेकिन क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा। मैंने बड़ा लाइटली इस पेन को पकड़ा, तब भी ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? इस पर क्या ग्रेविटी काम नहीं कर रही? कर रही, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाया हुआ है। मैंने भी तो इसको पकड़ा हुआ है ना, तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर अभी भी है जो इसको टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस जाने से रोक रहा है। इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जब मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया हुआ है, तो वो यहां से पता चलता है कि ये बहुत वीक फोर्स होते हैं। लेकिन चूंकि एक सरफेस फिनोमेना है, बहुत बड़े लेवल पर होता है, इसलिए इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो अब ये हमें पता चला कि ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है, ग्रेविटी एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं, मैं देख रहा हूं बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू है, क्लियर नहीं आ रहा है, यहां से भी बफरिंग हो रही है। आज शुरू से ही बेटा दिक्कत आ रही है नेटवर्क की। वीडियो इज ब्लर्ड, मालूम है बेटा, थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं,
ब्लर होने से कोई इतनी दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि अभी मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, ज्यादा कुछ वैसी बात नहीं कर रहा हूं। तो बेटा पता चला कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बताया गया ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काम किस पर कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है? तो एक टाइम पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कोई भी दो चीजें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो, ठीक है कि नहीं? तो हर एक ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह पर है। ग्रेविटी का काम क्या है? ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है, जो एक पुलिंग इंपैक्ट है जो अर्थ सरफेस पे रहता है, या ये कहो कि जहां ग्रेविटी है, ग्रेविटी का काम क्या है? वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये ध्यान रखना। क्या कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स है और दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां ग्रेविटी है। तो अगर ग्रेविटी है तो इस बॉडी पर भी ग्रेविटी है, इस बॉडी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन पर है तो इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है कि वो अट्रैक्ट करता है दूसरी बॉडी को। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और फिर इसी तरह से ये वाला बॉडी इस बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रेविटेशनल एरिया में है। तो इससे पता चला कि जितना भी मतलब जहां भी ग्रेविटी है यूनिवर्स में, वहां पे क्या रहेगा? वहां पे एक चीज होगी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर बॉडीज पर काम करेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि उसकी वैल्यू या ये कहूं कि बहुत कम होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कोई भी दो बॉडीज देख लीजिए, आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास कोई दूसरा व्यक्ति बैठा, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तीसरा बैठा है, वहां भी अट्रैक्शन, उधर भी अट्रैक्शन फोर्स है, हर जगह अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो एट द सेम टाइम जब हमें कोई फोर्स निकालना है तो हम एक बार में दो बॉडीज ही लेके चलेंगे ना यार। ऐसा तो है नहीं कि हजारों की बात करेंगे। हम क्या करेंगे? कोई एक बॉडी एट द सेम टाइम दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और दूसरी बॉडी एक को अट्रैक्ट कर रही है। जब हमें इसको मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, एवेल्युएट करना है, तो हम एक बार में दो बॉडीज को ही तो लेकर चलेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ उनके बीच में ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है जो काम कर रहा है। वो बात अलग है कि वो सभी बॉडीज में एक बॉडी दूसरे के रिलेशन पे काम कर रही है, रिलेटिवली वहां पे हर जगह एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हमने क्या किया? न्यूटन ने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं उसको, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में उसने ये बताया कि जो अर्थ का ग्रेविटी है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स मींस इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो एट द सेम टाइम दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की बात चल रही है। चाहे वो दो बॉडीज की मैं बात कर लूं कि वो अर्थ सरफेस पर कोई दो बॉडीज ले लो, या मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी पूरा अर्थ ले लो और दूसरा कोई प्लेनेट ले लो, जैसे अर्थ और मून, यहां भी एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है? तो क्यों है? क्योंकि मून पर भी ग्रेविटी है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से सन और अर्थ की मैं बात कर लूं, उनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स है, तभी सन के चारों ओर जो है रेवोल्यूशन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक अट्रैक्शन फोर्स जो है काम कर रहा है उनके बीच में, इसलिए इलेप्टिकल पाथ पे अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ जो हमारा अर्थ है वो रेवोल्यूशन कर पा रहा है। तो हर एक बार में दो बॉडीज अगर लेते हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर दो बॉडीज के बीच में काम कर रहा है। अब बात आती है कि विच फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for this force of attraction between two bodies, so at the same time we'll take two bodies जिनके बीच में हम attraction force of gravity जो भी कह लें आप उसको, वो निकालेंगे, उसको evaluate करेंगे, ठीक है। तो जहां पर भी ग्रेविटी है उस जगह पर हर जगह एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम कर रहा है, और ये एक रिफ्लेक्टिंग फोर्स भी होता है, मतलब रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह जा रहा है, वहां से इधर आ रहा है, इधर से मून जा रहा है, मून पे इधर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को जुड़े हुए हैं एक तरह से बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसी तरीके से कोई दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप लेते हो तो उनके बीच में भी वही बिल्कुल प्रोसेस से ग्रेविटी काम करेगी।
कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अब इससे ये लेना देना नहीं होता है कि एक ऑब्जेक्ट बड़ा है या एक ऑब्जेक्ट छोटा है या दोनों बराबर हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेविटी सभी पे काम करती है। ग्रेविटेशनल जो एक कांस्टेंट होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है, तो वो जो फोर्स है ना, वो तो एक नेचुरल फोर्स है। वो कोई बॉडी तो लगा नहीं रही अपनी तरफ से कि मैं ग्रेविटी आप पे थोड़ी लगा रहा हूं। ग्रेविटी की वजह से मैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पर काम कर रहा है जिससे कि मैं आपको अट्रैक्ट करूंगा, आप मुझे करेंगे। लेकिन क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा खुद का है? नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम बॉडी के मास की वजह से ऐसा नहीं देखेंगे कि एक बॉडी दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, दूसरे पर एक बॉडी ज्यादा लगाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में जो काउंट कर रहेंगे, हम निकालेंगे, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे या रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो वहां पर जरूर हमें दोनों बॉडीज के मास, जो भी मास है, वो लेना पड़ेंगे। तो एक बॉडी मान लीजिए मैंने एक ले लिया, बॉडी ए, और एक दूसरा बॉडी मैं ले लेता हूं बी। अब जरा समझना ध्यान से, एक बॉडी ए ले लिया, एक बॉडी मैंने बी ले लिया, दोनों के मास अलग अलग हैं। सुनना ध्यान से, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा, वो दोनों के मास का मतलब यहां पर ये नहीं है कि एक बड़ा है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, एक छोटा है उस पर कम फोर्स लगाएगा। उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक वैल्यू होती है जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं। एक का दूसरे पर, दूसरे का एक पर जो है, जो भी है, उसको अगर आप अलग अलग भी अगर आप महसूस करें तो भी मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, हम डायरेक्ट केवल उस फोर्स को काउंट करते हैं जिसके लिए दोनों के फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की किसी भी दो बॉडीज के बीच में, तो एक तो इसका मास मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए m1। समझना बता, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी इसको कहते हैं, अभी लिखवा दूंगा मैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ गिवन बाय द न्यूटन, उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम न्यूटन्स का ही लॉ पढ़ रहे हैं, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ही कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसने बताया कि अगर हमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कोई भी दो बॉडीज लेके चलते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। बॉडीज जब मैं बोलता हूं तो आपके मन में कोई दूसरी चीज आ जाती होगी। बॉडीज का यहां पे मतलब फिजिक्स में ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, डजंट मैटर। अब जब ग्रेविटी की बात चलती है तो एट द सेम टाइम मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, दोनों का कोई ना कोई तो मास होगा ही होगा ना, क्योंकि बेटा अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटी जो है वो फील भी नहीं होगी। आप समझिए, अगर हमारा मास ही नहीं है कुछ भी, तो कोई कंटेंट ही नहीं है, फिर तो कोई मैटर ही नहीं है, तो फिर तो ग्रेविटी का सेंस ही खत्म हो गया ना। हम ग्रेविटी की बात ही कब करेंगे, जब हमें एक बॉडी दिखेगी, और बॉडी कब दिखेगी, जब उसका कोई ना कोई मास होगा। सिंपल सी बात है, तभी उसकी एग्जिस्टेंसी है। अगर कोई मास ही नहीं है तो किसी चीज की एग्जिस्टेंसी कहां से आएगी। तो वो एग्जिस्टेंसी बताने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बताना है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। वो कैसे पता चलता है, वो उसके मास से ही तो पता चलता है। अगर हम बात करते हैं किसी मैटर की, तो मैटर में क्या बात करते हैं कि मैटर वो चीज होती है जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई मास हो, यानी कि वो एक मास पे एग्जिस्ट करे। अगर मास नहीं है तो फिर उसकी एग्जिस्टेंसी कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई अर्थ का मास ज्यादा है, मून का कम है, कैसे पता चलेगा। तो वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो पता तो उसके मास से ही चलेगा ना। यहां पर एक ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा ऑब्जेक्ट है जो बड़े ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट छोटा है तो बड़ा ही वाला फोर्स लगाएगा, छोटा नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं है। फोर्स दोनों लगाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंसी जो होती है वो उसके मास पे तो डिपेंड करेगी ना। तो इसलिए मास दो ऑब्जेक्ट्स के लेना जरूरी है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बताई गई, जिसे हम इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं। वो क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, तो वहां डिस्टेंस भी मैटर करती है। तो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिनके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की बात करेंगे।
तो दूसरी चीज क्या आ गई, इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान रखें, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब ये क्या एक स्टैंडर्ड बेटा सिंबल्स हैं जो यूज किए गए हैं ना, ये मत मन में सोचना है सर डी क्यों नहीं ले रहे, एस क्यों नहीं ले रहे, वो स्टैंडर्डली जो यूज किए गए हैं इसलिए हम वैसा ले रहे हैं, जिससे कि सारी दुनिया एक ही फॉर्मूला याद रख पाए। समझ रहे हो, किसी ने कहा नहीं सर मैं तो ना सी फॉर चिंटू लूंगा, इनके बीच की डिस्टेंस चिंटू है, तो फॉर्मूला बनेगा m1 m2 अपॉन चिंटू का स्क्वायर, कितना अजीब लगेगा। वो अब तीसरा कह देगा सर चिंटू ले लिया सर, मैं तो मिंटू ले रहा हूं सर, तो चौथा भी आ जाएगा सर मैं तो पिंटू लूंगा। तो कहने का मतलब वो तो फिर वेरिएट करना पड़ेगा, तो हर गली हर मोहल्ले में नया ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, करते रहो यार जिंदगी भर यही। तो इसलिए स्टैंडर्ड सिंबल यूज जो किए जाते हैं वी हैव टू फॉलो, ठीक है, वी हैव टू फॉलो देम, ये ध्यान रखें। तो इसके पीछे का कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, बस सीधा सीधा रिप्रेजेंट करने के लिए बता गया है। अच्छा अब देखिए क्या क्या चीजें यहां पे आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और एक और बात बताता हूं बेटा, फिजिक्स में जब आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उनके रेशियो या प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। अब आप कहोगे सर ये प्रोपोर्शन कहां से आ गया, तो प्रोपोर्शन आने का मतलब वो वैल्यू जिससे एक चीज दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, वो रिलेशन हम वहां पे फाइंड आउट कर पाते हैं। हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल वैल्यूज। अब दो कैसी फिजिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई कोई बॉडीज हैं, अगर उनका मास ज्यादा होगा तो फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा। अगर कोई दोनों बॉडीज में मास कम ले रहे हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम एक रेशियो निकालते हैं, उसका एक प्रोपोर्शन बनाते हैं कि हाँ वो प्रोपोर्शन केवल ये बताता है कि ये चीज बढ़ाने पर दूसरा फैक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उस रिलेशन को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसके लिए हम प्रोपोर्शनल टू का साइन यूज करते हैं। याद कीजिए, इस पर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, वो दोज आर इन द मोशन एंड दोज हैव अ मोमेंटम आल्सो। तो याद कीजिए वो फोर्स कैसे निकाला था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, याद आ रहा है कुछ। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि फोर्स जो होता है बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि उनके मोमेंटम में जो चेंज आया है उसकी प्रोपोर्शनल टू होता है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर चेंज इन मोमेंटम इंक्रीजेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स विल बी इंक्रीज्ड, और when the change in momentum will be decreasing, force between them will be decreasing। तो क्यों, because those are proportional to each other, तो उसको हम बोलते हैं proportional to each other, यानी कि दोनों वैल्यूज एक साथ बढ़ेंगी बढ़ाने पर, और दोनों वैल्यूज को किसी में से एक वैल्यू को कम करने से दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लॉ। अब इसी का दूसरा एक वर्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को भी पहले समझ लो, तब आप फॉर्मूले को समझ पाओगे। देखो एक तो हो गया प्रोपोर्शनल लॉ, मतलब मैंने बोला कि कोई एक वैल्यू x है विच इज प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर x को बढ़ाता हूं तो y भी बढ़ेगा, क्योंकि वो सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब ये है अगर मान लीजिए x घटता है तो उसी के साथ साथ y भी घटेगा, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंडेंट किस तरीके से हैं, प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंट है। व्हाट डज इट मीन, प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंट मतलब कोई एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, कोई एक वैल्यू घट रही है तो उसके जो प्रोपोर्शनल है वो वैल्यू भी घट रही है। तो इससे पता चला कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल टू हैं, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। आया समझ में, ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो जब भी हम फोर्स निकालते हैं आप याद कीजिएगा, हम प्रोपोर्शनल वैल्यूज की बात पहले करते हैं, फिर एक कांस्टेंट लेकर हम उसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकालते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे बेटा तो फोर्स अलग अलग तरीके से जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो सारे फिर एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप समझिएगा, ऐसे तो फिर एक ही तरीके से फोर्स निकलना चाहिए सबका। हमें अलग अलग निकालना है फोर्स के फॉर्मूले, अलग अलग फोर्सेस हमें एक्सप्लेन करने हैं, हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से निकलेगा, जनरल फोर्स इस तरीके से निकलेगा। तो उसके बीच में डिफरेंसेस अगर बताने हैं तो वो जो फैक्टर यूज हो रहे हैं उसके अंदर जो जो आप चीजें यूज कर रहे हैं, मास है, डिस्टेंस वगैरह वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, उनका उस फोर्स से डायरेक्टली एक रिलेशन जो है वो बताना पड़ेगा ना, तभी तो हम नई चीज बता पाएंगे।
कि भैया ये जो फोर्स की बात हम कर रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये फैक्टर इस तरीके से फोर्स के साथ में रिलेशन में हैं। सो दीज आर दी हाउ दे आर रिलेटेड टू द फोर्स। तो यहां पर हम बात, अभी मैंने केवल मास का किया, जो दो बॉडीज की बात करी और उनके बीच के डिस्टेंस की बात करी। अब इसका रिलेशन अगर आप निकालेंगे तो दिस रिजल्ट विल गिव अस अ न्यू फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देगा। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला हमें मिल रहा है फोर्स का। इससे पहले भी हमने फॉर्मूले फोर्स के पढ़े हैं। हमने फोर्स निकाला था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, हमने फोर्स निकाला था मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। तो वो चीजें अलग हैं, क्योंकि वहां जनरली एक बॉडी है जिसपे हम फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। यहां पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं आ रहा मार्केट से, वो तो नेचुरली है, यानी हमारे आने से पहले भी था, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। वो नेचुरल फिनोमेना होते हैं। आ रही है बात समझ में? हम उस नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं होता कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है क्या, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पे है, इससे फर्क नहीं पड़ता इस पर, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। तो इसीलिए इसमें आपको फर्क क्या पड़ने वाला है, दोनों बॉडीज के मास को हम यूज करते हैं, और इसमें एक चीज जो यूज होती है वो होता है उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये फोर्स जो हम निकालने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं तो इसको F से रिप्रेजेंट करूंगा, भाई फोर्स है तो F से रिप्रेजेंट करोगे। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब प्रोडक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, यहां पर जो हम फोर्स लगाते हैं बेटा, हम अलग अलग नहीं निकालेंगे कि F1 मतलब कि फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B एंड F2 फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन B। ये अलग चीज है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नेचुरल फिनोमेना है। यहां बॉडी ए बी पर इंडिविजुअली अपना फोर्स नहीं लगा रही, बी ए पर इंडिविजुअली नहीं लगा रही, उन दोनों के बीच में एक नेचुरली फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स हम निकाल रहे हैं, और वो फोर्स नेचुरली दोनों एक दूसरे को अपने ऊपर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उनका खुद का नहीं है, लेकिन जिस जगह पर वो कंसिस्ट कर रहे हैं वहां वो ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नेचर बन गया, ऐसा समझो आप। एक नेचर होता है ना, तो इसी तरीके से वो एक नेचर बन गया, उनका बिहेवियर है कि जो भी बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं ग्रेविटेशनल रीजन में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये नेचुरल फिनोमेना है, तो उसको हम निकालने की बात कर रहे हैं। तो वहां दोनों का जो मास है वो इफेक्ट करता है ओवरऑल जो उनके बीच में फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू को। किस तरह से इफेक्ट करेगा? जिस इनका जो प्रोडक्ट है वो अगर ज्यादा है तो उनके बीच का फोर्स भी ज्यादा हो गया, बिकॉज दोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बात को समझना बड़ा सिंपल सा लॉ है, मैं 1 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बिकॉज आप लोगों को चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना। हमारे आसपास जो भी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो क्या रहा है, क्या है वो चीजें, तो वो थोड़ा सा पता होना क्लियरली जरूरी है। जल्दी करेंगे, अपन ग्रेविटेशनल लॉ ही को समझ पाएंगे, बाकी तो फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह अगले क्लास से स्टार्ट होंगे, तो डिस्कशन के लिए आज रखा है क्लास। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये तो हो गए दोनों पर लगने वाले फोर्स की बात, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। दूसरी क्या चीज है तो सुनो, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके बीच के डिस्टेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेविटी जो है वो अर्थ के अंदर से नहीं निकलती है ग्रेविटी। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का खुद का होता ना बेटा, तो अर्थ के अंदर जैसे जैसे आप चले जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का खुद का नहीं है, ग्रेविटी अर्थ की खुद की नहीं है, इट इज अ रिफ्लेक्शन फोर्स जो आ रहा है यूनिवर्स से, जो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसमें डिस्टेंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा। अब सन है और अर्थ है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। तो नेचुरली इनके बीच के डिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट है कि ना तो, क्योंकि सन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ, बहुत ज्यादा है। तो अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस नहीं होगी ना, तो अर्थ जो है सन की तरफ चली जाएगी, और समझ गए आप क्या होगा फिर? सब कुछ खत्म। तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर मुझे उस चीज को खत्म करना है कि एक ही तरफ बॉडी का अट्रैक्शन हो जाए पूरा,
तो वो बॉडी उसकी तरफ चली जाएगी, तो वो दोनों कंसिस्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों में से मतलब कोई एक ही कंसिस्ट कर पाएगा। अगर हमें अर्थ को एसी अपने ऑर्बिट में ही प्रॉपरली ट्रैवल करना है, अर्थ को रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहां से पता चलता है कि अगर हम अर्थ का या सन जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो ग्रेविटी बढ़ रही है, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आज आप बैठे हो, आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, आप उससे ज्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, या कोई व्यक्ति यहां बैठा और 2 मकान 3 मकान छोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे ज्यादा अट्रैक्टेड रहोगे। अट्रैक्टेड का मेरा मतलब किस सेंस में आपको लेना है, अट्रैक्शन का मेरा मतलब यह है कि यू इजिली इन अ रिलेशन मीन्स आप उससे इजीली बात कर पाओगे, वो आपको ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा, दूसरे व्यक्ति आपको ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, नेचुरल वे में हर चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कांटेक्ट हो, चाहे बातचीत हो, या कुछ भी हो। तो हम ऐसे इस चीज को समझेंगे। तो अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी फोर्स जो काम कर रहा है वो कम हो जाएगा ना यार। और जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, फोर्स बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे 2 पार्टिकल एक दूसरे को अगर वो क्लोज्ड हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है पार्टिकल का, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, अदरवाइज वो लिक्विड हैं, देन गैसेज हैं। तो वहां पे एक चीज और मैंने बताई थी, क्या होता है इस इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस पढ़ा था हमने, वो क्या था इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल है किसी भी मैटर के, उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंस नहीं होंगे। वो ज्यादा डेंस नहीं होने का मतलब वो आसानी से जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके बीच में गैप ज्यादा होगा। तो हर चीज एक तरह से रिलेटेड ही है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी बदल जाएगा। तो उसी तरीके से हमने देखा कि जो डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घटेगा। अब वो किस तरीके से घट रहा है, तो वो रूल जो दिया है वो है इसके स्क्वायर के इनवर्स। ये बेटा सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और मून, उसके थ्रू ये रिजल्ट निकला कि जो डिस्टेंसेस हैं वो हमने देखा, जो फोर्स उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वो इफेक्ट किस हिसाब से हो रहा है साहब, कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। अब ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी डिस्टेंस उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, सुनना ध्यान से, क्या जो भी डिस्टेंस उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, उस डिस्टेंस का पहले तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल उस फोर्स के प्रोपोर्शनल टू होगा। ये मतलब है उसका रेसिप्रोकल। तो उस रेसिप्रोकल को हम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी कह देते हैं, यानी कि जो भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है और उसके बीच में अगर हम अट्रैक्शन फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो दैट अट्रैक्शन फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज, वो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between 2 bodies। तो 2 बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि पहले हमें डिस्टेंस लिया, उसका स्क्वायर किया, फिर इनवर्स कर दिया ना, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जब कोई 2 चीजें होती हैं, मेरा मतलब ये है कि मैंने एक जगह लिखा x प्रोपोर्शनल टू y और एक जगह लिखा x प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसका मतलब है यहां x को बढ़ाने पर y बढ़ रहा है या y बढ़ने पर x बढ़ता है, यहां x बढ़ने पर y कम होगा, या ये कहूं कि अगर y को बढ़ाऊंगा तो x की वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। तो फिजिक्स में हम पहले उन फैक्टर्स के बीच में ये प्रोपोर्शनल रूल निकालते हैं, फिर जाके हमें फॉर्मूला मिलता है। ये ध्यान रखना, हर फॉर्मूले में हम इसी तरीके से ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको पहले भी बताया है। तो ये बेटा दोनों प्रोपोर्शनल टू हो गए, इन दोनों को मिला दो, यानी कि दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2। इसको मिलाया, जब दोनों को कंबाइन किया फ्रॉम 1 and 2, व्हाट विल गेट F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी भी ध्यान रखना प्रोपोर्शनल टू है बीच में, तो अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो एक कांस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए।
अब वो कांस्टेंट जो होता है बेटा, वो उस फोर्स और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच के एनवायरनमेंट, नेचर, उन सब के ध्यान में रखते हुए निकलता है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? तो वो कांस्टेंट वैल्यू मतलब है जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है। इलेक्ट्रिसिटी गॉन, और इन्वर्टर क्यों नहीं वर्क कर रहा है? रुक जाइए बेटा, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई है, वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ी देर। मैं देख रहा हूँ जरा इन्वर्टर क्यों नहीं वर्क कर रहा है। वेट करेंगे बेटा, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। व्हाट हैपेंड सर? इन्वर्टर नहीं काम कर रहा क्या? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे क्लास यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है इधर, और पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लग रहा है इन्वर्टर भी वर्क नहीं कर रहा है बेटा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं क्लास ख़त्म करना पड़ेगा।